क्वेश्चन नंबर 42, संपत्ति अंतरण अधिनियम निहित हित के संबंध में प्रावधान पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निहित हित मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं होता है, इसके संबंध में प्रावधान कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 19 निहित हित के संबंध में वेस्टेड इंटरेस्ट के संबंध में प्रावधान करता है। उसके बाद है 43, निम्नलिखित में से क्या विक्रय का अनिवार्य तत्व नहीं है? विक्रय यानी सेल जो सेक्शन 54 टीपीए में दिया गया है, टीपीए 54 में दिया गया है, उसमें सेल के लिए विक्रय के लिए ये आवश्यक है कि धनराशि होनी चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, उसका अंतरण या हस्तांतरण होना चाहिए, लेकिन कीमत का नगद भुगतान करे ये आवश्यक नहीं है। कीमत उस समय भी दी जा सकती है, कीमत बाद में भी दी जा सकती है। इन दोनों चीजों के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है 44, एक पक्षकार जो संविदा में किसी भी हानि का दायी नहीं होता है, अधिकृत है, यानी कभी कभी संविदा भंग होती है लेकिन उससे कोई नुकसान उसको नहीं होता है। ऐसे संविदा भंग में भी उसको कोर्ट के पास जब वो जाता है तो नॉमिनल डैमेजेज उसको दे दिए जाते हैं, नाम मात्र की नुकसानी या प्रतिकर उसे दे दिया जाता है, ताकि न्यायालय के समझ गया तो न्यायालय उसको कुछ एटलीस्ट रिलीफ देती है, भले उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 45, एक मालिक अपने नौकर से अपने साइकिल बाजार मूल्य से कम मालिक को बेचने के लिए कहता है, तो क्या वो संविदा सुनकरनीय होगी या सुन्न होगी? ये तो हम जानते हैं। तो आप जानते हैं कि ये एक अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से संबंधित है। अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस जो सेक्शन नंबर 16 धारा 16 से संबंधित है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। 46 एक लिटिल मैगजीन है, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कार्य करता है। बेसिकली इसका प्रोविजन एजेंसी आदि के माध्यम में किया जाता है। अगर मालिक कोई काम नौकर को बोलता है करने के लिए और नौकर कोई काम करता है तो समझा जाएगा कि मालिक ने स्वयं वो काम किया है और मालिक के विरुद्ध हम वाद ला सकते हैं। तो ये विशेष रूप से एजेंसी से संबंधित है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 47, कालातीत ऋण देने की प्रतिज्ञा क्या होगी? यानी कि काल अवरोधित ऋण सेक्शन नंबर 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित ये प्रावधान है, जिसमें टाइम बार्ड लोन को रिपे करने का जो प्रतिज्ञा होगा क्या वो वैलिड होगा? तो आंसर है हाँ, अपवादों के अंतर्गत प्रवर्तनीय है। अपवाद इसलिए क्योंकि ये तीनों चीजें जो दिए गए हैं वो धारा 25 में अपवाद के रूप में दिए गए हैं। धारा 25 बोलती है प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, नूडम पेक्टम का प्रावधान हम वहां पढ़ते हैं, लेकिन उसके 3 अपवाद दिए गए हैं। अपवाद ये भी है, टाइम बार्ड लोन को रिपे करने का जो प्रतिज्ञा होगा वो प्रतिफल के विरुद्ध बिना समझा जाता है लेकिन फिर भी वो वैलिड होता है, तो एक्सेप्शंस में वो रिलीवेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संविदा की विफलता से संबंधित इसे निराश्य का सिद्धांत भी कहते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 56 से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रावधान है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य ये है कि केवल संविदा के पक्षकार कर सकते हैं, सूट ला सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। यानी जो संविदा के पक्षकार हैं केवल वही उस पर दावा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना कुछ निर्बंधन प्रस्तावित करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सहमति नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं वार्ता करना चाहता हूँ या वार्ता करने के लिए आमंत्रण करता है, तो ये प्रस्तावना के लिए आमंत्रण से संबंधित है। इसका लीडिंग केस है हार्वे बनाम फेसी।
हार्वे बनाम फेसी इसका लीडिंग केस है जो इन्विटेशन टू प्रपोजल यानी प्रस्तावना के लिए निमंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ए बी को बिना प्रतिफल के 1000 रुपये देने को सहमत हो जाता है, ये करार किस प्रकार का होगा? तो जाहिर से पढ़ते हैं कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है जब तक वो वहां पर 3 जो अपवाद दिए गए हैं उसमें नहीं आता हो। ये कोई अपवाद नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। परिसीमा विधि लिमिटेशन की विधि समानता उपचार बाधित करती है किंतु अधिकार नहीं। परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा उक्त नियम का अपवाद उपबंधित करती है? ये जो नियम है इसका अपवाद कौन सा है? सेक्शन नंबर 5, जिसमें विलंब के लिए माफी यानी कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रावधान दिया गया है कि कोर्ट डिले होने के बाद भी, परिसीमा खत्म होने के बाद भी केस का संज्ञान ले सकता है, उसके लिए माफ कर सकता है, उसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। धारा 6 किस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है? परिसीमा अधिनियम का धारा 6 किस पर लागू नहीं होता है? तो इसके अपवाद में ये दिवालियों पर लागू नहीं होगा, बैंकक्रप्ट पर लागू नहीं होगा, बाकी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, चाहे वो ओबेस हो, पागल हो या किसी प्रकार से विकलांगता से ग्रसित हो। क्वेश्चन नंबर 54। किस वाद के लिए समय अवधि की गणना करते समय वह दिन जब ऐसी अवधि की गणना की जानी है उसे शामिल नहीं किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा? ऐसा प्रावधान हम BNSS में भी पढ़ते हैं। जब परिसीमा अधिनियम की गणना की जाती है तो उस दिन को छोड़ दिया जाता है जिस दिन से गणना स्टार्ट करनी है, यानी जिस दिन अपराध हुआ या घटना हुई उस दिन को काउंट नहीं करते हैं। लिमिटेशन एक्ट में भी ऐसा प्रावधान है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ऐसा ही प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। पक्षकार द्वारा धारा 14 परिसीमा अधिनियम का अवलंब कब लिया जा सकता है, किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है? तो यहाँ पर चाहे वो मूल दावा कर रहे हो या फर्स्ट अपील कर रहे हो या सेकेंड अपील कर रहे हो, उन सभी परिस्थितियों में वो दावा कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं उस धारा का। 56। परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा नए वादी और प्रतिवादी में जोड़ने पर या उनको हटाने पर, प्रतिस्थापित का मतलब उनको बदल देने पर, ए के बदले बी को ले आया गया, तो होगा 21। क्वेश्चन है 57 जो SRA से संबंधित है, घोषणात्मक वाद जो सेक्शन नंबर 34 और 35 से रिलेटेड है। तो घोषणात्मक जो डिक्री आएगी, डिक्लेरेशन सूट जो आएगा, उसका जो डिक्री आएगी वो किस पर बंधनकारी है? तो आपको पता है कि ये राइट इन पर्सोनम है, यानी कि ये केवल पक्षकारों पर ही लागू होती है और पक्षकार से संबंधित जो भी होंगे यानी कि दावे के पक्षकार और उससे संबंधित व्यक्ति ये सभी हैं, इसलिए उन पर लागू होगी, किसी थर्ड पर्सन पर लागू नहीं होगी, लेकिन ये सब उनसे संबंधित हैं इसीलिए उन सब पर लागू होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है और इन सभी पर लागू होगी। ये आपका SRA के सेक्शन नंबर 34 से संबंधित है। 34 और 35 ये दोनों घोषणात्मक वाद से संबंधित है, लेकिन ये सिर्फ पक्षकारों पर ही लागू होगी, किसी और पर लागू नहीं होती है। तो जो विनिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो वाद लाया जाता है उसके बाद खारिज होने के पश्चात प्रतिकर का वर्जन, ये कौन सी धारा में हमें SRA में मिल जाता है? यानी कि वाद खारिज हो गया तो उसके बाद प्रतिकर हैं, ऐसा प्रावधान कौन सी धारा में दी गई है? तो ऐसा प्रावधान जो है वो 24 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59। ए ने बी से संविदा की कि वह बी से शादी करेगा, क्या इसका विनिर्दिष्ट पालन हो सकता है? तो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है SRA के तहत। ए बी से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका SRA में विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त SRA की धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है?
धारा 8 में क्या चीज़ें नहीं होंगी तो ये लागू ही नहीं होगा, इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का स्वामी हो, यानी कि सेक्शन 8 एसआरए के तहत प्रतिवादी जो है वो संपत्ति का स्वामी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, प्रतिवादी के नियंत्रण में होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन वो उसका स्वामी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, विनिष्ट पालन का डिक्री देना न्यायालय के लिए क्या है? ये सेक्शन 10 से संबंधित है और आपको बता दूं कि पहले ये अलग आंसर हुआ करता था इसका, क्योंकि ये डिस्क्रिशन पावर था, विवेकाधिकार था, बट अब इसका संशोधन के पश्चात आज्ञापक हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, तो इसीलिए इसके आंसर अब आज्ञापक हो जाएंगे, यानी कि उनको देना ही पड़ेगा। एसआरए की सेक्शन 10 में संशोधन करने के बाद उसको चेंज किया गया, अब ये आज्ञापक हो गया यानी मैंडेटरी हो गया। सेक्शन नंबर 62, किसी लिखत को परिशोधित किया जा सकेगा, यानी एसआरए की कौन सी धारा जो है वो किसी लिखत को यानी इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के लिए, परिशोधित करने के लिए प्रोविजन देता है। उसमें कोई गलती अगर हो जाती है उन सब चीज़ों को चेंज करने का प्रोविजन यहाँ पर मिलेगा। 63, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा, यानी कि पुलिस जो है वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस सेक्शन नंबर 35 बीएनएसएस के तहत उन आधारों को दिया गया है जब पुलिस वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन नंबर 35 इसके रिगार्डिंग प्रोविजन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह आदेश दिया है कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता के गिरफ्तारी ना करे? ये केस स्पेशली क्रूरता यानी एडल्ट्री से संबंधित मामलों के लिए है। और उन मामलों में गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस दिए गए थे। तो इसका बहुत लीडिंग केस है अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य। ये सीआरपीसी के 41 से संबंधित था और इसके अलावा क्रूरता से संबंधित था जो 498 आईपीसी में हुआ करता था। और ये बहुत लीडिंग केस है, इसको हम अभी पढ़ते हैं। वर्तमान में क्रूरता यानी क्रूरटी भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में उसका डिफिनेशन दिया गया है और 86 में उसके 85 और 86 दोनों इससे संबंधित है, एक में डिफिनेशन एक में दंड दिया गया है। 65, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? यानी प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उसका प्रावधान सेक्शन नंबर 40 में मिल जाता है, जहां पर प्राइवेट व्यक्ति यानी आम जनता भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं। उन्हीं कंडीशन में धारा 66, बीएनएसएस के अधीन सम्मन की तामील कौन कर सकता है? तो सम्मन की तामील का प्रावधान दिया गया है कि सम्मन कौन भेज सकता है। तो या तो पुलिस अधिकारी भेज सकते हैं, न्यायालय का अधिकारी भेज सकते हैं और लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है इनमें से जो इन लिस्ट में दिए गए हैं वो सभी सम्मन भेज सकते हैं। दस्तावेजों तथा वस्तु की खोज के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू करने की बात है, तो ये कोई भी न्यायालय कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि दस्तावेज आदि के लिए जो सर्च वारंट इशू किया जाता है वो अभियुक्त के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई दस्तावेज पेश करने के लिए वारंट इशू किया जाएगा, दस्तावेज पेश करने के लिए वारंट इशू किया जाएगा तो वो अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। 68, बीएनएसएस की कौन सी धारा भरण पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति नहीं है इसमें से जो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते हैं इन लिस्ट में? तो हम देखेंगे कि चाहे वो विवाहित पत्नी हो या तलाकशुदा पत्नी हो या
किसी प्रकार की पत्नी जो दूसरा विवाह नहीं करती मेंटेनेंस मांग सकती है, माता भी मांग सकती है, अधर्मज अवयस्क संतान भी मांग सकते हैं। लेकिन अविवाहित बहन, बहन चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, कानूनन बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण पोषण नहीं मांग सकती है, मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। 69 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 जो भरण पोषण मेंटेनेंस से संबंधित है, उसमें साक्ष्य किस प्रकार से लिए जाएंगे, साक्ष्य लेने की रीति क्या है? तो उसमें बताया गया है कि जो समन मामलों में है उसी रीति से साक्ष्य लिया जाएगा, यानी कि जो समन केसेस में साक्ष्य लेंगे उसी प्रकार की रीति का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन नंबर 144, 45, 46 इनसे संबंधित ये प्रावधान है भरण पोषण से। धारा 70 अन्वेषण के दौरान संस्वीकृति को कौन अभिलिखित कर सकता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कन्फेशन रिकॉर्ड करने से संबंधित है, और अभी वर्तमान में ये 183 में दिया गया है जो पहले 164 में था। इसमें अब चेंज कर दिया गया है, तो जिले का कोई भी अधिकारिता, कोई भी मजिस्ट्रेट जो हो, वो यहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट शब्द छूट गया है तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी जिले का मजिस्ट्रेट जो उस जिले का होना चाहिए, भले ही उसको अधिकारिता नहीं हो उस केस का ट्रायल करने का, वो भी उसका जो है स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। और ये सेक्शन 183 में था और सीआरपीसी में 164 में था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें संशोधन भी किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये ऐसा कार्य का अभियुक्त है जो चोरी की गई संपत्ति का या आपराधिक न्यासभंग की या छल की कोटि में आ सकेगा। उस पर आरोप है, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसने न्यासभंग यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया है, तो क्या उसको सजा दी जा सकती है? तो उसने कौन सा अपराध किया ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। उस पर 3 ऑफेंस की संभावना लग रही थी और एक चौथा छल का भी संभावना लग रहा था। लेकिन उसको जब आरोप बनाया गया, चार्ज बनाया गया, तो उसमें केवल चोरी के सेक्शन लगाए गए हैं जो 303 अभी बीएनएस में है। अब क्या उसको बाकी के लिए किसी और अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जिसका चार्ज उस पर नहीं बनाया गया है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल उनको उस अपराध के लिए भी किया जा सकता है जिसका चार्ज नहीं लगाया गया, लेकिन वो छोटा अपराध होना चाहिए, बड़ा अपराध नहीं। जैसे हत्या का आरोप लगा के आपराधिक मानववध का दंड दिया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मानववध का आरोप लगाकर हत्या का दंड नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्ली बार्गेनिंग का लाभ किसको नहीं मिलेगा? तो प्ली बार्गेनिंग का लाभ उन व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध अगर करता है, तो उसको प्ली बार्गेनिंग यानी सौदा अभिभाग, जिसे अभिभाग विपणन भी कहते हैं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशन से ये जोड़ा गया था और ये अमेरिका से एडॉप्ट किया गया है। बीएनएसएस का कौन सा प्रावधान है जो ये बताता है कि हाजिरियों की सभी हाजिरी साक्ष्यों की परीक्षा होने तक दिन प्रतिदिन कार्रवाई चलेगी, यानी कि जो भी हियरिंग होगी, जो भी ट्रायल होगा, वो डे टू डे, दिन प्रतिदिन चलेगी। इसका प्रावधान जो 309 सीआरपीसी में था उसके संबंध में ये प्रावधान है, और इसका करेक्ट आंसर है अभी ये 346 में आ चुका है जो 309 सीआरपीसी में था। बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखने हैं हमें। आपका टाइम बहुमूल्य है अभी एग्जाम के समय में, इसलिए मैं बहुत कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। 74, वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं। बीएनएसएस में और सीआरपीसी में हमें 2 धाराओं की लिस्ट मिलती है जिसमें जो कार्रवाई दूषित करते हैं और जो कार्रवाई दूषित नहीं करते हैं उनके संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर 506 में उन अपराध, उन कार्रवाइयों की लिस्ट है जो कार्रवाई को दूषित नहीं करते हैं, यानी कि गलत अगर कार्रवाई कर भी दी गई तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा और वो सही माना जाएगा। पदावित पुलिस अधिकारी, डेजिग्नेटेड पुलिस, मिनिमम रैंक होनी चाहिए एएसआई, जो गिरफ्तार व्यक्तियों का डिटेल्स रखेंगे डिजिटल मोड में भी, और ये जिला और हर थाने में एक बनाया। क्वेश्चन कब से लागू की गई है?
ये एनआई एक्ट से संबंधित प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर होगा 6 अप्रैल 2003। 6 अप्रैल 2003 से लागू होने की तिथि ये पूछी गई है। पूछा हुआ प्रश्न है 77, पंजीयन अधिनियम के तहत स्थापत्ति मूल प्रॉपर्टी का दान कोई व्यक्ति करना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, तो उसमें पंजीयन अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसा रजिस्ट्रेशन या पंजीयन जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, एक इंस्ट्रूमेंट एक लिखत में पक्षकारों की पास उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है, लिखत के किसी भी पक्षकार द्वारा परिशोधित यानी ठीक कराई जा सकती है। इसके लिए कौन सा प्रावधान है? तो 78 का सही आंसर होगा एसआरए के सेक्शन नंबर 26 में बाद लाकर उसको चेंज किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है बाद लाकर। 79, रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित प्रश्न ये हमारा, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक वसीयत को निम्न में से किसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाहे वो वसीयतकर्ता हो या वसीयतकर्ता के मर जाने के बाद कोई और व्यक्ति जो उस पर दावा कर रहा हो, ये दोनों जो है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, प्रक्रम लिखत अधिनियम एनआई एक्ट से संबंधित प्रश्न है। 138 एवं 142 के संबंध में क्या सही है? तो इसका मैं करेक्ट आंसर ही बता देता हूँ कि सारी चीजें सही है, सारे प्रावधान सही हैं। जो 138 में जब भी चेक बाउंस होगा तो पहले तो चेक को 3 महीने के भीतर पेश करना चाहिए। दूसरा है चेक अनादृत होने पर डिसऑनर होने के 30 दिन के भीतर जो है लीगल नोटिस भेजना चाहिए, और लीगल नोटिस भेजने के 30 दिन खत्म होने के बाद अगर 15 दिन तक भुगतान नहीं किया गया है तब उसको 1 महीने के भीतर केस करना चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त में से सभी। 81, पृष्ठांकक की अनुमति के बिना एक प्रक्रम लिखत में तात्विक परिवर्तन किए जाने पर वो प्रक्रम लिखत कैसा हो जाता है? तो वो प्रक्रम लिखत जो है शून्य हो जाएगा। जो इंडोर्सर के सहमति के बिना अगर हो तो वो शून्य हो जाएगा। 82, निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम लिखत नहीं है? धारा 82 बोलता है कि कौन सा एक प्रक्रम लिखत नहीं है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जानते हैं कि वो 3 ही प्रकार के प्रक्रम लिखत को रिकॉग्नाइज करता है, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक, जो सेक्शन नंबर 13 में दिया गया है। बस उससे ज्यादा चौथी चीज को ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है। 83, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित है। यहाँ पर बताया गया है कि अनुगप्त विक्रेताओं के लिए कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शर्त वर्णित है। तो कौन से सेक्शन में शर्त दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 38 में। करेक्ट आंसर है 38। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किस प्रावधान के अनुसार मादक पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है? यानी कि मादक पदार्थ बेचने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, ऐसा बोला गया है सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत कि लाइसेंस के बिना मादक पदार्थ नहीं बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को आबकारी शुल्क या शुल्क फीसों में छूट दी गई है? यानी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, वस्तुएं हैं जिनको छूट प्रदान की गई है? तो ऐसे चीजें जो चिकित्सीय या औषधि आदि में संबंधित होते हैं उनको छूट दिया गया है, उनमें कोई टैक्स का या किसी चीज का फीस का प्रावधान नहीं किया गया है। 86 में बताया गया है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में किसे पेय को देसी मदिरा घोषित करने का अधिकार है? यानी कि कोई पेय देसी मदिरा है, ये घोषित कौन कर सकता है, कौन डिसीजन ले सकता है? तो इसके संबंध में प्रावधान दिया गया राज्य सरकार, क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्टेट लॉ है, इसीलिए राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है। कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए इसमें। 87 में भूमि में विधि पूर्वक अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अर्जन के कितने दिन के भीतर राजस्व विभाग को अर्जन की रिपोर्ट करेगा?
यानी ये एलआरसी से संबंधित आपका है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भूमि को प्राप्त करता है तो 6 महीने के भीतर जो है उसको राजस्व विभाग को सूचना देगा कि मैंने ये भूमि प्राप्त की है, ये भूमि का अर्जन किया है। क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ एलआरसी से संबंधित ये प्रश्न है। राजस्व अधिकारी की परिभाषा नहीं पूछा गया है, प्रावधान पूछा गया है। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि राजस्व अधिकारी को परिभाषित भी किया गया है, उसकी डिफिनेशन भी दी गई है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि उसका प्रावधान कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो उसका प्रावधान 11 में दिया गया है, धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ एलआरसी के तहत कृषि वर्ष समानता किस तिथि से प्रारंभ होती है? कृषि एग्रीकल्चर ईयर जो है वो कब से प्रारंभ होगा, इसके संबंध में प्रावधान पूछा गया है। तो 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। 1 जुलाई से नॉर्मली जो है 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। 1 जुलाई से डेट स्टार्ट की जाती है कृषि वर्ष की। बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, छत्तीसगढ़ भू राजस्व लगान की परिभाषा जो दी गई है सेक्शन नंबर 2 के टी में, 2 सबसेक्शन टी लगान की परिभाषा दी गई है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व के तहत क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, छत्तीसगढ़ भू राजस्व के तहत बंदोबस्त अवधि कितने वर्ष से कम नहीं होगी? कम नहीं होगी, यानी कि जो एलआरसी में बंदोबस्त किया जाएगा वो मिनिमम कितने टाइमों तक के लिए होगा? तो मिनिमम यहाँ पर 30 वर्ष दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत संहिता के अध्याय 5 किससे संबंधित है? यानी एलआरसी की जो चैप्टर नंबर 5 है वो किससे संबंधित है? तो वो उसमें इन दोनों चीजों के बारे में प्रावधान दिया गया है, यानी रिवीजन भी मिलेगा, रिव्यू भी मिलेगा, अपील भी मिलेगा। ये सभी चीजों का प्रावधान चैप्टर नंबर 5। छत्तीसगढ़ एलआरसी में चैप्टर नंबर 16 किससे संबंधित है? तो चैप्टर नंबर 16 जो है वो चकबंदी से संबंधित प्रावधान दिए गए वहां पर। उसके बाद 94 में है, ये आपके जीएस से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में जीएस भी आएंगे, इसीलिए उसके कुछ प्रश्न है। ज्यादातर आपको छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की विशेष खाद्यान्न, कोई नदी है, कोई बुक है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन सब चीजों से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो लोकल जीएस आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का तो आपका ये जो पोर्शन है वो आराम से कवर हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है उसका गठन हुआ है। 95 जो है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु क्या है? हर राज्य का अपना एक राजकीय पशु होता है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु का नाम है गौड़। गौड़ ऑप्शन नंबर ए सही है, वो इसका राजकीय पशु का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है बस्तर जिला आता है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। 98, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? यानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो विश्व में भी अपना रिपोर्टेशन रखता है वो है पंथी। पंथी जो लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है उसको विश्व में भी जो है वो फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन 99, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? छत्तीसगढ़ का वृक्ष कौन सा है जो राज्य के स्तर पर उसको मान्यता मिली हुई है? तो उसका करेक्ट आंसर साल वृक्ष को। साल वृक्ष को छत्तीसगढ़ में राजकीय वृक्ष माना जाता है। 100 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी, इनका पूरा नाम भी है बट अजीत जोगी याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। इसी प्रकार से मुख्य व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से मुख्य व्यक्ति हैं वो याद रखेंगे।
मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं। कुछ माइनर मिस्टेक्स होने की संभावना है, मानवीय भूल होने की संभावना है, उसको कृपया करके इग्नोर करेंगे। छत्तीसगढ़ के एग्जाम देने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी एस्पायरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दें, फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम दें। और नई वैकेंसी भी आने वाली है, बट इस वैकेंसी को अंतिम प्रयास मानते हुए अच्छे से तैयारी करें और सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट एस्पायरेंट्स।